जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक कंप्लीट पेपर सीरीज चला रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की, जिसमें मैं पिछले पेपर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आज मैं करूँगा 27/12/2017 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। कुछ क्वेश्चंस रिपीट होंगे जिनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि पिछले वीडियोज़ में कंप्लीट करवा चुका हूँ। तो अब शुरू करते हैं। सॉरी। प्रश्न पहला क्या कहता है कि अनुक्रम का 2017वां अक्षर क्या होगा जहां पर मलयालम पुनरावृत्त हुआ है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। इसमें आपको देखना है कि मलयालम में कितने लेटर्स आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लेटर आ रहे हैं टोटल मलयालम में जो रिपीट होंगे। तो आप क्या करिएगा कि आपको 2017 पे पूछा गया है कि कौन सा नंबर होगा, तो 2017 को आप 9 से डिवाइड कर दीजिएगा जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं। अब यहां पर यदि आप विभाजिता का नियम लगाओगे तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यदि आप एक ऐसा काटोगे कि 9 एकम 9 9 दूनी 18 2 बच गया, ये तो वही रिजल्ट आएगा जो विभाजिता के नियम से लगता है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, सभी अंकों को जोड़ना होता है। 7 और 1 8, 8 और 2 10, और 10 को डिवाइड करिए 9 से, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचेगा, 1। रिमेनिंग 1 मतलब ये हो गया कि ये जो मलयालम शब्द है इसमें जो पहला वाला अक्षर है ये रिमेनिंग 1 को बताता है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो आ जाएगा एम आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लॉजिक समझ गए होंगे कि क्वेश्चन को किस तरीके से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र, में थोड़ा सा पेन का थिकनेस थोड़ा कम कर लेता हूं। यस। 5 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। तो ये रहा फादर, ये रहा सन, और 3:1 था, 3:1। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु पूछी गई है। अब ध्यान दीजिएगा, 5 साल पहले आपको पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया। 5 साल पहले के बाद 10 साल बाद पूछा गया और ये बोला गया कि 10 साल बाद ये अनुपात 2:1 होगा। तो टोटल इनके बीच में गैप कितने का हो गया, 15 साल का। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं। ये अनुपात हो जाएगा 2:1। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले अनुपात को गुणा करके घटाइए। 3 एकम 3, 2 एकम 2, घटाओगे तो 1 आएगा। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, घटाओगे तो 1 बराबर 15। आपसे पूछा गया पुत्र की वर्तमान आयु, तो यहाँ पर ये पुत्र है जो कि 1 बराबर आपने 15 निकाला है। तो यहाँ पर पुत्र की आयु आज से 5 वर्ष पहले 15 साल रही होगी। अब आपसे पूछा गया है वर्तमान में, तो ये अनुपात को यानी जो 15 वर्ष की आयु आई है इसमें आप 5 साल जोड़ दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि लॉजिक समझ गए होंगे। आयु के पहले भी क्वेश्चन मैंने डिटेल में करवाए हैं, साथ ही साथ चैप्टर जो वीडियो है वो भी आपको अवेलेबल हैं जो बिगनर्स हैं उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8/9 के बराबर की परिमेयी संख्या क्या होगी। ध्यान दीजिए, परिमेयी संख्या पूछी 8/9 के। तो देखिए, सबसे पहले ऑप्शन में 8, जो क्वेश्चन में ऊपर 8 है, आपको ऑप्शंस में सबसे पहले वो संख्या ढूंढनी है जो कि 8 का गुणज है। तो आप कहोगे 16 है, 16 है, 24 है, 48 है। अब आप नीचे 9 वाली संख्या देखो, 9 का गुणज आपको नीचे ढूंढना है। 9 21 के पहाड़े में नहीं आता, 21 9 के पहाड़े में नहीं आता, 17 9 के पहाड़े में नहीं आता, 25 नहीं आता। मतलब डी आंसर क्या होगा, सही होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, यदि आप 8 को 6 से गुणा करेंगे तो 8 6 48 बनता है, और यदि नीचे 9 को 6 से गुणा करेंगे तो नामी 6 54 बनता है। तो ये हो गया एक परिमेयी संख्या। इसीलिए मैंने कहा था कि आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं, जो भी पहाड़े में आएगा वही उसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक त्रिकोण का आधार दोगुना कर दिया जाए और उसकी ऊंचाई समान रखी जाए तो उसके क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आएगा दुगना। कैसे आएगा वो समझ लीजिए। देखिए, किसी भी त्रिकोण यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। अब प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान देना है कि या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये आधार और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ऊंचाई जो है उसने नहीं बदली है। इसका मतलब यदि हम ये कहें कि क्षेत्रफल ये होता है तो हम कहेंगे क्षेत्रफल एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आधार, आधार यानी विड्थ, तो हम इसको बी लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका विड्थ बढ़ता है तो क्षेत्रफल भी बढ़ता है। और विड्थ कितना बड़ा है, उसने कहा आधार
को हमने दुगना कर दिया, तो मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ बी, तो क्षेत्रफल भी 2 टाइम्स हो जाएगा, इसीलिए मैंने सीधे आंसर लगा दिया 2 गुना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 73 है तथा उनका अंतर 37 है, तो संख्याएं क्या होंगी। बहुत ही सरल प्रश्न है, योग और अंतर पर आधारित। ध्यान देना मैं कैसे इसका आंसर निकाल रहा हूं। 73 में मैंने 37 को जोड़ देना है, तो 7 और 3 10, 10 7 और 3 10, 7 और 3 10, 10 और 1 11, और इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो इसका आंसर आएगा 55। यानी कि कहीं ऑप्शन में आपको 55 दिख रहा हो तो आप लगा दीजिए, आंसर सही होगा, ये आंसर आएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे किया, उन लोगों के लिए बता देता हूं कि यहां पर आपको दो संख्याओं का योग दिया हुआ था 73 और दो संख्याओं का उन्हीं का अंतर आपको दिया हुआ था 37। जब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a, इसीलिए मैंने कहा था 110 आएगा, a का वैल्यू 55 आ जाएगा, इसीलिए मैंने 55 के आधार पे a आंसर लगा दिया था। सीधे आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको दो संख्याओं का योग और अंतर दिया हो तो आप उन दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा कर देंगे तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी, और यदि आपको छोटी संख्या निकालनी है तो आप 73 में से 37 को घटा देते, तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 13 में से 7 गया, 13 में से यहाँ पर 7 गया तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 13 में से 7 गया तो यहाँ पर बच जाएगा इतना, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कर दीजिएगा 14, तो 6 में से 3 गया तो 35, करीब करीब सॉरी यहाँ पर बचेगा 8 और ये हो जाएगा, मैंने गलती कर दी कुछ, हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पर आप मैं इसको घटा देता हूं, तो 73 में से मैंने क्या कर दिया 37 को घटा दिया, तो 13 में से 7 गया तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6, और यहाँ पर 6 बचेगा तो यहाँ 3, और इसको आधा करोगे तो आंसर आएगा 18। तो इस प्रकार से आंसर आएगा 55 और 18। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर कहा गया है कि 2.5 की घात 2 गुणा में, ये गुणा का चिन्ह है, गुणा में 4 की घात 2 किसके बराबर होगा। बड़ा सरल प्रश्न है। यहाँ पर ध्यान दीजिए 2.5 की यदि हम वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 25 का वर्ग हो गया कितना 625, और यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका जो दशमलव होगा वो लग जाएगा 2 अंक के पहले, गुणा में 4 चौक 16, 4 का वर्ग। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, 625 बटा में 100 गुणा में 16। अब मैं इसको कैसे काट रहा हूँ ध्यान देना, 625 को 25 से काटूंगा तो 25 बार कट जाएगा क्योंकि ये 25 का वर्ग होता है, और यदि मैं इसको 25 से काटूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से 16 4 बार कैंसिल होता है, तो 25 चौक 100 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ध्यान देना मैंने 2.5 का स्क्वायर करा, यानी कि 25 का स्क्वायर करा और फिर 0.2 अंक के पहले लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका औसत निकालिए। देखिए ये पिछले करीब करीब 3-4 वीडियो से मैं ये आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पुनरावृत्त दशमलव संख्या 0.216216216 के बराबर परिमेयी संख्या क्या होगी। ये कुछ नया प्रश्न है, मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिए यहां पर कौन सी संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही है, वो है 216। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूं कि इसको आपको भिन्न में कैसे बदलना है। तो आपने क्या किया कि ऊपर जो है जो संख्या रिपीट हो रही थी उसको अंश में लिख दिया, और जितनी भी बार ये रिपीट हो रही है, क्योंकि ये 3 अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए मैं बटे में 3 बार 9 लिख दूंगा। ये किसी भी दशमलवी संख्या जो अशांत दशमलवी संख्या होती है उसे भिन्न में बदलने का तरीका है। तो यहां पर मैंने, क्योंकि ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने बटे में 3 बार 9 लिखा, और जो मूल संख्या थी जो रिपीट हो रही वो ऊपर लिख दिया। अब मैं देखता हूं कि ये कितनी बार कट रही है, तो मैं इसको काटता हूं तो ये 9 से कट जाएगी, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और बच गया 3, 9 चौक 36, और ये कट जाएगा 1 1 1। अब ध्यान देना कि यहाँ पर आप ऑप्शंस देखोगे तो आपको अभी भी कोई आंसर नहीं दिख रहा है, क्योंकि 24 जो है वो 3 से कट जाता है, तो 3 8 24, आप इसको काटोगे तो 3 तिया 9 बच गया 2 27, यानी 3 7 21, तो 8/37 जो होगा इसका सही आंसर होगा। मैंने आपको
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। ध्यान देना, यहां पर क्या क्वेश्चन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4। अब इस वैल्यू यानी कि बीजगणित का ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो 2 होता है। ध्यान देना, और यहाँ पर 2 क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इन दोनों को जोड़ने पर आता है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, तो 4 दूनी 8, ये आंसर आ गया। लॉजिकली फिर से बता दूंगा, बेसिक से भी बता दूंगा। देखो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये फॉर्मूला समझ लो। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर को आप जोड़ रहे हो। a प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो गया, जब इनको जोड़ोगे तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे कि मैंने कैसे किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a हैशटैग b का मतलब है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के रूप में परिभाषित किया जाता है तो माइनस 2 हैशटैग ब्रैकेट में 2 हैशटैग 3 के बराबर क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगेगा शुरुआत में, लेकिन हम कर लेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान देना है। यहां पर मैंने क्या कहा, a और b को आपको किस तरीके से देखना है। तो यहां पर a हैशटैग b का मान ये दिया हुआ है। क्वेश्चन करेंगे -2 पहले आपने किया, फिर यहां पर ये हैशटैग लगा है, फिर ये 2 हैशटैग और आपको 3 के वैल्यू दिया हुआ है। यहां पर ये 3 दिया हुआ है प्लस के साथ। तो पहले तो आप क्या करिए हैशटैग के साथ, तो पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए। इसमें a पहले को मानिए, b दूसरे को मानिए, तो ये पहले वैल्यू निकाल लो। तो ये कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से। तो यहाँ पर a कितना है, 2 है। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, माइनस में 4 3 और 5 को 3 और 2 को गुणा करोगे, 3 दूनी 6, माइनस में चला जाएगा, और फिर प्लस में करोगे 3 का वर्ग बोले तो 9। अब इनको आप जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 जो हो गया 13, 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा। तो ये पूरा सॉल्व करने पर क्या आया, -7। अब फिर लगा दीजिए हैशटैग और माइनस लगा दीजिए 7। ये -7 नहीं आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, पहले तो आपने a हैशटैग 3 को सॉल्व, 2 हैशटैग 3, इसको मैं पूरा लिख दूं, कंफ्यूज करता है बार बार। 2 हैशटैग 3, तो पहले इसको मैंने सॉल्व करा तो 7 आया। अब मैं इन दोनों को मानता हूं, तो पहले वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, a और दूसरी वाली b। अब यहां पर मैं क्या लगूंगा, a का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। फिर उसके बाद में माइनस करके मैं a और b को जो मल्टीप्लाई करूंगा, तो 7 दूनी 14, तो ये माइनस में आ गया 14, और फिर 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो 49। तो अब ये हो गया 4 + 14 + 49, इनको सबको जोड़ दूंगा तो 9 और 4 13, 13 और 4 17 की 7 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 67 इसका आंसर आ जाएगा। बी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 67। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि आपके विद्यालय से घर की दूरी 1.5 किलोमीटर है तथा यदि आपकी पैदल चलने की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो आप अपने घर से विद्यालय तक की दूरी तय करने में कितना समय लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितनी दी हुई है, स्पीड दी है आपको 3 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितनी दी 1.2, आपसे टाइम पूछा गया है, आप इसको निकाल लीजिएगा। मिनट में आता है तो मिनट में निकाल लेंगे। ध्यान देना, टी, पहले तो थोड़ा सा जगह बना देता हूं क्वेश्चन को करने के लिए। t = 12/3, ये इसके बटे में चला जाएगा, और ध्यान देना कि बटे में एक 0 और आ जाएगा क्योंकि डेसिमल है, तो 12/30। इसको आप मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 30 से ये टोटल कट जाएगा 2 बार, तो 12 दूनी 24 मिनट जो है इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि एक संख्या के 2/3 का 3/5 का 1/4 34 है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। ध्यान देना, किसी संख्या यानी x का 2/3, 2/3 का 3/5 का
1/4 कितना है, 34 है। तो अब आप इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व। तो पहले तो आपने 3 से 3 कैंसिल कर दिया, इसको कैंसिल कर दिया 2 बार, तो 5 दूनी 10। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 340। अब इसका आपको 20% पूछा गया है, तो 1/5 20%, ध्यान देना 20% किसके बराबर होता है, 1/5 के बराबर होता है। तो मैं इसको 5 से काट देता हूँ, 5 6 30, बच गया 4, तो 5 8 40, x का वैल्यू आ गया 68। 20% क्या होगा, यानी कि टोटल उस संख्या का 20% 68 होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेरी आयु मेरी पुत्री की आयु से 5 गुना है, अभी है, यानी कि यदि मैंने कहा कि मेरी आयु यानी फादर और मेरी पुत्री यानी डॉटर की आयु 5 गुना है आज, तो 5:1 आज का अनुपात हो गया। अभी से 6 वर्ष पश्चात यानी बाद में मेरी पुत्री मेरी आयु की 1/3 हो जाएगी। कितने साल बाद में, 6 साल। तो मैंने ये 6 दोनों तरफ लिख दिया, और 1/3 हो जाएगी, मतलब मैं 3 गुना और पुत्री 1 गुना होगी। अब हर बार की तरह मेरी पुत्री की वर्तमान आयु पूछी गई है, तो मैंने करा ऊपर से पहले गुणा, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। फिर मैं करूंगा 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो डिफरेंस कितना आएगा, 18 में से 2, 18 में से 6 गया तो 12 बच गया। ये कैसे हो रहा है, देखो यदि कोई बिगनर है तो उसको कहीं समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिगनिंग से आओ सीधे से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा 1 = 6, 1 = 6। तो आपसे पूछा गया पुत्री की आयु क्या है, तो ध्यान दीजिए पुत्री जो है वो 1 = 6, यानी वर्तमान के अनुपात में पुत्री 1 के अनुपात में थी और 1 का मान 6 आया है, इसलिए सही आंसर बी होगा, 6 वर्ष। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 अलग अलग व्यक्ति कुछ पुस्तकें 92.50, 129.50 और 166.50 रुपए में खरीदते हैं, तो पुस्तक का अधिकतम मूल्य क्या होगा। अब देखो यहां पर पुस्तक का अधिकतम मूल्य पूछा गया है। यह क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा अचरज भरा लग सकता है, लेकिन मैं इसको बेसिक से करके बताता हूं। ये क्वेश्चन एक्जैक्टली HCF पर बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा जगह बना लेता हूं। अब ध्यान देना मैं इसको कैसे करवा रहा हूं। सबसे पहले तो आप ऐसा समझ लीजिए सबसे सरलतम में कुछ पुस्तकें, कितनी पुस्तकें हैं, 10। तो इसका मतलब पहले वाली जो संख्या है उसको यदि आप 10 से गुणा करोगे तो 952 बनेगा। दूसरी वाली जो संख्या है उसको 10 से गुणा करोगे तो 1295 बनेगा, और तीसरी वाली संख्या को 10 से गुणा करोगे तो 1665 बनेगा। मैंने क्या किया है, लॉजिक समझ गए होंगे। मैंने माना कि 10 पुस्तकें सभी ने खरीदी हैं, उस हिसाब से पहली 10 पुस्तकों का मूल्य 925 हो गया, दूसरी वाले ग्रुप का 10 पुस्तकों का मूल्य 100, दूसरे जो व्यक्ति ने खरीदा है वो 1295 हो गया, और तीसरे वाले ने 1665 रुपए में अपनी 10 पुस्तकों को खरीदा है। तो आपसे पूछा गया कि अधिकतम पुस्तक का मूल्य क्या होगा। तो पुस्तक का अधिकतम मूल्य जानने के लिए आपको इनका HCF निकालना पड़ेगा। HCF कैसे निकालोगे, ध्यान देना। बड़ी संख्याएं हैं तो आपको सबको क्या करना है, पहले तो इनका इस तरीके से गुणनखंड निकालना है। तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे, तो 5 एकम 5 बच गया यहाँ पर क्या, 4, 5 8 40, 2 5 25। फिर आप इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 तिया 15, और यहाँ पर बच गया 7, 5 7 35, और फिर आप इसको 37 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। इसी प्रकार से इसको भी आप पहले 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, बच गया 2, 5 25 बच गया 4, 5 नाम 45। देख लो 5 दूनी 10, 2 बच गया, 5 25 4 बच गया, 5 नाम 45। अब ध्यान देना कि इसको हम किससे काटें, तो चेक करते हैं सबसे पहले तो कि ये किससे कटेगा। तो देखें 7 से कटेगा क्या, 7, हाँ 7 से कट जाएगा। 7 तिया 21, बच गया 4, 7 7 49, और फिर यहाँ पर 37 अभाज्य संख्या होती है तो 1। फिर मैं इसको 5 से काटता हूं तो 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15, 1 बच गया, 5 तिया 15। फिर मैं इसको 3 से काटता हूं तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। फिर मैं इसको 7 से काटता हूं तो 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। 7 से नहीं कट रहा है तो मैं इसको फिर 3 से काटता हूं, क्योंकि 3 से ये कट जाएगा। तो 3 तिया 9 बच गया, यहाँ पर 2, तो 3 7 21, और फिर ये 37 से कट जाएगा तो ये आ गया 1। अब ध्यान दीजिए हमको कॉमन नंबर ढूंढना है, सभी में कॉमन नंबर क्या होंगे। तो यहाँ पर 37,
37, तो एक कॉमन नंबर हमको 37 मिल गया। 5, 5 और 5, हमको ये कॉमन नंबर 5 मिल गया। अब देखने वाली बात ये है कि जो भी आपको कॉमन नंबर्स मिले हैं इसके अलावा और कोई कॉमन नंबर नहीं है, क्योंकि 7 है लेकिन वो सब में नहीं है, 3 है लेकिन वो सब में नहीं है, इसलिए आपको कॉमन नंबर देख लेना है। अब इसको आप गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 पन्ना 5 7 35 की 5 हासिल का आ गया 3 और 5 तिया 15, 15 और 3 18। तो ध्यान दीजिए HCF से आपको पता चल गया कि इन 10 पुस्तकों का जो अधिकतम मूल्य होगा वो 185 होगा। इस हिसाब से यदि आप एक पुस्तक का निकालोगे तो 10 से डिवाइड करोगे तो 18.5 जो होगा इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। HCF पर बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि आपको यदि इस तरीके से निकालना है कि पुस्तक का अधिकतम मूल्य क्या होगा तो 18.5 आ जाएगा, क्योंकि 10 पुस्तकों का अधिकतम मूल्य 185 आ रहा था। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपसे कहा गया वो न्यूनतम संख्या जिसे जब 11, 13 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 9, 11 और 13 प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वो न्यूनतम संख्या जिसे 11, 13 और 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9, 11 और 13 बचता है। का मतलब 11 से डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा, 13 से करोगे तो 11 बचेगा और 15 से डिवाइड करोगे तो 13 बचेगा। तब आप यहां पर देखोगे कि आपको ये क्वेश्चन जब भी इस भाषा में आ जाए तो आपको क्या करना है, आप ये देखोगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, 13 और 11 में 2 का है और 15 और 13 में भी 2 का डिफरेंस है। जब आपको जिस संख्या से भाग देने को बोला जा रहा है और जो शेषफल आ रहा है उसमें डिफरेंस समान हो तो आपको क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है उन संख्याओं का जिन संख्याओं से आप भाग दे रहे हो। तो अभी हम इनका एलसीएम निकालेंगे। 15 को 13 से गुणा करते हैं, 15 तिया 45 की 5 हासिल का आ गया 4, 15 एकम 15 और 4 19, और इसको अब हम 11 से गुणा करेंगे, पीछे आ जाएगा 5, 5 और 9 होता है 5 और 9 14, 14 की 4 हासिल का आ गया 1, 9 और 1 10 और 1 11 और 1 और 1 2, यानी कि 2145 जो होगा। यदि आपको गुणा करना नहीं आता 11 का तो आप सीखिए, क्योंकि मैंने उसी शॉर्ट ट्रिक से इसको गुणा करा है ना। तो ये हो गया 2145, और यहाँ पर डिफरेंस जो आ रहा है सभी के बीच में से, आप इस डिफरेंस को इससे घटा दीजिएगा तो संख्या आएगी 2143, और 2143 सी ऑप्शन पे दिख रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। जब भी इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आए और डिफरेंस समान हो तो पहले एलसीएम निकालिए और जो डिफरेंस है उसको घटा दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। श्रेणी को पूरा कीजिए, 4, 9, 16 और 25, इसके बाद क्या आएगा। तो आप देखेंगे कि 4 में यदि 5 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 9 में यदि 7 को जोड़ेंगे तो 16 आएगा, और 16 में यदि हम 9 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा। इसका मतलब अगला नंबर होगा 25 में हम किसको जोड़ेंगे, 11 को, क्योंकि 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9 आता है, 9 के बाद 11 आता है, तो आंसर होगा 36, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 112, 252 एवं 99 का एलसीएम निकालिए। देखिए बेसिक तरीका है, मैं आपको तरीके से बता देता हूं, क्योंकि आप यदि ट्रिक्स के माध्यम से यदि परेशान हुए तो ये वो नंबर है जो आपको परेशान करने के लिए दिया ही गया है, तो आप बेसिक पे आ जाइए। देखिए सबसे पहले आप इसको 7 से डिवाइड करिए। एलसीएम में ध्यान दीजिएगा, कभी भी 2 से डिवाइड पहले मत करो, सबसे पहले बड़ी अभाज्य संख्याओं से डिवाइड करो, बड़ी अभाज्य संख्याओं से, ताकि आपको सरलता मिले। तो 7 से मैंने करा। एक और चीज आप याद रख लीजिएगा, ये 112 जब भी आए तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर कहीं 7 का संबंध है, इसको रट लीजिए। तो इसको काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 6 42, इसके बाद में इसको हम 7 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 से कटेगा 7 तिया 21, 7 6 42, और ये आ गया 99। अब ध्यान दीजिए ये और किस अभाज्य संख्या से कट रहा है, तो आप इसके बाद में 3 ले लीजिए। 3 से 16 नहीं कटता, कोई बात नहीं, 3 से लेकिन 36 कट जाता है, और 3 से 33 यानी कि 99 भी कट जाता है। 3 के बाद में अगला नंबर आप क्या लेंगे, तो आप अगला नंबर जो ले सकते हैं वो लीजिएगा 2 ले लीजिए, या फिर बहुत सारे लोग 4 ले लेते हैं, ऑब्वियसली ले भी सकते हो क्योंकि 4 के ये दोनों गुणनखंड हैं, तो आप 4 ले लीजिए। तो 4 चौक 16, और यहाँ पर आ जाएगा 4 तिया 12, और ये हो गया 33। अब इसके बाद में एक बार और आप 3 ले लीजिए, तो यहाँ पर आ गया 4, ये और ये। अब देखिए यहाँ पर आखिरी में जो संख्या बच रही है वो कौन सी बच रही है, 11 और 4,
11 अभाज्य होती है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। इन नंबर्स को आप क्या करिए, आपस में गुणा करिए। तो आप गुणा करेंगे जब, तो आपको वेरी वेल आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। मैं ये इसलिए तेजी से करके बता दे रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में व्यर्थ में मैं समय लगाऊं, वीडियो लंबा खींचता है। आप खुद कर लीजिएगा, आंसर आएगा 11,088। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग निकालो। अब आपको इसीलिए अभाज्य संख्याएं याद होनी चाहिए। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5 और 7। तो इनको सबको जोड़ेंगे, 5 और 7 12, 12 और 3 12 और 3 15, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। ठीक है ना। 12, मैंने गलती कर दी, 5 और 7 12, 12 और 3 और 2 5, 12 और 5 17। तो HCF इनका जो आंसर आएगा 17 आएगा, 15 नहीं आएगा, मैंने जोड़ने में गलती कर दिया था। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग कि इन प्रथम 4 जो अभाज्य संख्याएं उनको जोड़ना ही पड़ेगा। तो 5 और 7 12, 12 और 5 17, तो ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम प्रश्न है, एक सप्ताह में उस दिन के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है जो कि अक्षर टी से प्रारंभ होते हैं। पूरे सप्ताह को अंग्रेजी के हिसाब से देखो तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो यहाँ पर ट्यूसडे और थर्सडे 2 दिन आते हैं जो टी से शुरू होते हैं। कुल मिलाकर के होते 7 दिन हैं। तो यहाँ पर 2/7 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कुल 7 दिनों में 2 दिन टी से शुरू होते हैं, कुल 7 दिन थे। तो ध्यान दीजिएगा कि जितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है वो ऊपर आएगी और जितने टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो नीचे आएंगे। सो दैट 2/7 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।